कुछ रहस्य ऐसे हैं जो कि सुलझे जाने का इंतजार कर रहे हैं और कुछ रहस्य ऐसे हैं जिन पर से अपने आप ही पर्दा उठ जाता है। जब 500 साल पहले इंग्लैंड के राजा रिचर्ड III को उनकी कब्र में डाल दिया गया था, तो ये बात अब तक के सबसे बड़े रहस्यों में से एक बन गई थी। सदियों के झूठ, अफवाहें और गलतियों के कारण उनके दफन करने की जगह रहस्य में डूब गई और सवाल ये था कि आखिर उनकी बॉडी गई तो गई कहाँ। ये सब एक औरत को इंग्लैंड के एक छोटे से पार्किंग लॉट तक ले गया, जहां अचानक एक बहुत बड़ा सुराग सामने आया। ये कहानी है कि कैसे इंग्लैंड के सबसे फेमस राजाओं में से एक की बॉडी गायब हो गई थी और उसका पता लगाने के लिए कैसे एक अविश्वसनीय काम किया गया था। आपको ये दिखाने के लिए इस वीडियो में सभी इवेंट्स को कवर किया गया है कि राजा की बॉडी कैसे पाई गई और कैसे 500 साल पुराने डीएनए टेस्ट से ये साबित हुआ कि जो बॉडी मिली है वो किंग रिचर्ड III की ही है। जब बॉसवर्थ की जंग खत्म हुई तो उसी जंग में किंग रिचर्ड III को भी मृत पाया गया था। उनके दुश्मन हेनरी टूडोर ने तुरंत ही खुद को राजा घोषित कर दिया और रिचर्ड की बॉडी को लीस्टर शहर ले जाया गया, जहां पर उसे डिस्प्ले पर रखा गया, जहां से कि पूरा शहर उनकी बॉडी को देख सके। रिकॉर्ड्स के मुताबिक उन्हें ग्रे फ्रायर्स चर्च के नीचे अनौपचारिक रूप से दफनाया गया था और आखिर में उनकी कब्र के ऊपर एक स्मारक रखा गया था। लेकिन 40 साल बाद हेनरी VIII ने कैथोलिक चर्च को गिराना शुरू कर दिया था और सिर्फ 5 ही सालों में देश भर में हर चर्च को बंद कर दिया गया और ग्रे फ्रायर्स के साथ साथ कई दूसरे चर्च को डिमोलिश या ध्वस्त कर दिया गया था। वो जगह जहां कभी ग्रे फ्रायर्स चर्च हुआ करता था, उसे लीस्टर के मेयर ने खरीद ली और उस जगह के टॉप पर एक हवेली बनाई गई। जबकि रिचर्ड का पुराना स्मारक नष्ट हो गया था, लेकिन मेयर को एग्जैक्टली पता था कि रिचर्ड कहाँ लोकेटेड है और इसीलिए उसने उस जगह को मार्क करने के लिए वहां पर एक नया स्मारक रखा। लेकिन 1611 में एक ऐसी कहानी पब्लिश हुई जिसने कि इस रहस्य की दिशा को पूरी तरह से बदल दिया। हिस्टोरियन जॉन स्पीड ने लिखा है कि जब चर्च को ध्वस्त कर दिया गया था तो काफी गुस्से में एक भीड़ ने रिचर्ड की बॉडी को बाहर निकाल लिया था और पास ही के एक बो ब्रिज के नीचे दफना दिया था। हालांकि ये क्लियर नहीं था कि ये कहानी कहाँ से आई, लेकिन लोगों ने इस पर विश्वास करना शुरू कर दिया और समय के साथ साथ ये कहानी सच बन गई। 1800 का दशक आते आते हर कोई इस कहानी को जानता था और अंत में रिचर्ड के दफनाने की जगह को मार्क करने के लिए पुल के बगल में एक पट्टिका लगाई गई थी। कुछ साल बाद नदी में एक स्केलेटन मिला और लोगों का मानना था कि उन्हें एक्चुअल में रिचर्ड III की बॉडी मिल गई, लेकिन ये गलत था। 21वीं सदी तक राजा की बॉडी की एक्चुअल लोकेशन पूरी तरह से एक रहस्य बन गई थी। मेयर की हवेली, जो किसी वक्त राजा की कब्र को मार्क करती थी, वो बहुत पहले ही लुप्त हो चुकी थी और ओरिजिनल ग्रे फ्रायर्स चर्च अब बिल्डिंग्स की कई लेयर्स के नीचे दब गया था। लेकिन 2000 के दशक की शुरुआत में रिचर्ड III सोसाइटी के मेंबर्स ने राजा की बॉडी की तलाश शुरू कर दी। रिचर्ड III की बॉडी को खोजने के लिए सर्च टीम को इतिहास की किताबों में वापस जाना पड़ा और ये पता लगाना पड़ा कि उन्हें दफनाए जाने के बाद हकीकत में हुआ क्या था। उन्होंने जॉन स्पीड की रिचर्ड के पुल के नीचे दबे होने की कहानी पर गौर करना शुरू कर दिया और तभी उन्हें एक्चुअल में कुछ दिलचस्प चीज का पता चला। जॉन ने रिचर्ड की कब्र की तलाश करने और शहर का डिटेल्ड मैप बनाने के लिए 1611 में लीस्टर की यात्रा की थी। लेकिन जब वो वहां पहुंचे तो उन्हें सिर्फ एक घास से भरा हुआ मैदान मिला और कोई भी स्मारक नहीं मिला। सर्च टीम ने उनके मैप को करीब से देखा और उन्हें एहसास हुआ कि मैप पर ग्रे फ्रायर्स चर्च को गलत जगह पर बनाया गया है और ये वास्तव में उसी से मिलते जुलते नाम के एक चर्च, ब्लैक फ्रायर्स चर्च की लोकेशन पर बनाया गया है। स्पीड स्पष्ट रूप से गलत चर्च में चले गए थे और इसीलिए उन्हें कब्र नहीं मिली। अगर वो सही जगह पर गए होते तो उन्हें मेयर की हवेली दिख जाती, जिस पर एक स्मारक बना हुआ था जहां पर कि रिचर्ड की बॉडी थी। क्योंकि उन्हें कोई कब्र नहीं मिली थी, इसलिए उन्होंने रिचर्ड को पुल के नीचे दफनाए जाने की कहानी बनाई। ये कहानी पॉसिबली एक स्थानीय पुजारी की रियल कहानी से इंस्पायर थी, जिसे वास्तव में सालों पहले खोदकर नदी में फेंक दिया गया था। इन सब से ये साबित हुआ कि स्पीड की कहानी असल में झूठी थी और अब सर्च टीम ग्रे फ्रायर्स चर्च की तलाश में अपने एफर्ट्स पर फोकस कर सकती थी।
लेकिन चर्च का कोई भी एविडेंस एक लंबे समय से बिल्डिंग से ढका हुआ था और इसलिए इसे ढूंढना एक बड़ी चुनौती थी। सबसे पहला मैप जिसमें की कोई डिटेल्स दिखाई गई थी वो 1741 का था और इसमें ग्रे फ्रायर्स एरिया दिखाया गया था, जिसमें उस समय मेयर की हवेली और आसपास के बगीचे भी शामिल थे। वो स्मारक जो कभी रिचर्ड की कब्र को मार्क करता था वो इसी एरिया में कहीं खड़ा रहा होगा। ज्यादा मॉडर्न मैप्स को शामिल करके ये दिखाया गया कि असल में एरिया के माध्यम से एक सड़क बनाई गई थी और आज की जो बिल्डिंग्स है वो बगीचों के ऊपर बनाई गई थी। 21वीं सदी तक ग्रे फ्रायर्स एरिया लगभग पूरी तरह से बिल्डिंग से ढक गया था और जमीन के बचे हुए हिस्सों को पार्किंग लॉट्स में बदल दिया गया था। साल 2005 में फिलिपा लैंगले, जो कि इस रिसर्च को लीड कर रही थी, वो जांच के लिए इनमें से एक पार्किंग लॉट पर आई। जब वो वहां थी तो उसे गहरा एहसास हुआ कि वो सही जगह पर आई है और फिर जैसे कि कोई जादू से एक साइन या संकेत अपने आप ही प्रकट हो गया। हालांकि ये आर स्पष्ट रूप से एक रिजर्व्ड पार्किंग स्पॉट था, लेकिन उसे लगा कि ये खुदाई करने के लिए सही जगह है और इसलिए कई सालों के बाद फिलिपा की लीडरशिप में आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम को आखिरकार खुदाई करने की परमिशन मिल गई। लेकिन उनके पास पार्किंग लॉट के सिर्फ एक हिस्से की खुदाई जितने ही पैसे थे और इसलिए उन्हें बहुत एफिशिएंट होना पड़ा। वो जानते थे कि चर्च आमतौर पर ईस्ट से वेस्ट की ओर स्थित होते हैं और इसलिए उन्होंने 3 खाइयां खोदने की प्लानिंग की, जो कि होपफुली चर्च के हिस्से के साथ ओवरलैप होगी। 25 अगस्त को रिचर्ड को दफनाए जाने के ठीक 527 साल बाद टीम ने पहली खाई खोदना शुरू किया। इस पूरे प्रोजेक्ट में लगभग 2 हफ्तों का समय लगने की उम्मीद थी और एक्चुअल में कब्र के मिलने की संभावना लगभग असंभव लग रही थी। लेकिन शॉकिंगली पहले दिन सिर्फ 6 घंटों की खुदाई के बाद उन्हें लेटर आर से कुछ ही मीटर्स की दूरी पर एक स्केलेटन मिला। इस स्केलेटन के स्कल या खोपड़ी को बड़ा डैमेज हुआ था और रीढ़ की हड्डी या स्पाइन यूनिकली मुड़ी हुई थी। रिचर्ड को अक्सर कुबड़ा कहा जाता था, जिसका एक कंधा दूसरे से ऊंचा होता था। ये मुड़ी हुई रीढ़ और स्कल को डैमेज इस बात का बड़ा संकेत था कि शायद उन्हें फाइनली रिचर्ड 3 की बॉडी मिल गई है। लेकिन हकीकत में ये साबित करने के लिए कि ये स्केलेटन रिचर्ड का ही है, टीम को हर एक मॉडर्न टेक्निक का यूज करना पड़ा। एक तरीका ये था कि स्केलेटन से डीएनए लिया जाए और देखा जाए कि क्या ये रिचर्ड 3 के नोन वंशज या वारिस से मिलता है या नहीं। सबसे अच्छे चांसेस में से एक माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की तलाश करना था, लेकिन इस टाइप का डीएनए सिर्फ मदर्स या माताओं द्वारा पास ऑन किया जाता है और इसलिए टीम को ये आशा करनी थी कि फीमेल जनरेशंस की एक अटूट लाइन मिलनी चाहिए जो कि रिचर्ड 3 तक ले जाए। और शॉकिंगली ऐसा था भी। रिचर्ड 3 की बहन को देखकर वो जॉय ब्राउन नाम की औरत तक फीमेल्स की 16 जनरेशंस का पता लगाने में सक्षम हुए। लेकिन सैडली जॉय ब्राउन की मौत हो चुकी थी, लेकिन उनका बेटा माइकल इप्सन अभी भी जिंदा था। जो डीएनए रिचर्ड को अपनी माँ से मिला था वही डीएनए माइकल इप्सन में भी होना चाहिए था। लेकिन अगर फैमिली ट्री में इनमें से सिर्फ एक पॉइंट भी गलत होगा तो ये पूरी चेन को खराब कर देगा और इसलिए इसे और भी ज्यादा पुख्ता करने के लिए उन्होंने फीमेल्स की और एक लाइन का पता लगाया, जिसने कि वेंडी नाम की एक औरत तक पहुंचाया। टीम ने वेंडी और माइकल के डीएनए को कंपेयर करके ये कंफर्म किया कि ये दोनों एक दूसरे से संबंधित थे और इसलिए सीधे रिचर्ड 3 की मां के वंशज थे। इससे पहले कि वो रिचर्ड के स्केलेटन से डीएनए रिजल्ट प्राप्त कर सके, उन्होंने इसे कार्बन डेटिंग टेस्ट करने के लिए भेज दिया, जिससे कि स्केलेटन की उम्र का पता चलेगा। हमारा शरीर कार्बन 14 को अब्सॉर्ब करता है, लेकिन जब हम मरते हैं तो कार्बन 14 एक नोन रेट से डीके होने लगता है। स्केलेटन में कितना कार्बन 14 बचा है, इसे कैलकुलेट करके साइंटिस्ट ये पता लगा सकते थे कि शरीर कितने समय पहले मृत हो चुका था। जैसा कि ये पता चला, रिजल्ट से शुरू में पता चला कि स्केलेटन रिचर्ड से कुछ दशक पुराना था, लेकिन नतीजों से ये भी पता चला कि ये चाहे कोई भी हो, पर वो प्रोटीन रिच सी फूड डाइट कंज्यूम करता था, जो कि सिर्फ एक हाई क्लास लाइफ जीने वाले इंसान के लिए ही पॉसिबल हो सकता था। ये एक इम्पोर्टेंट जानकारी थी क्योंकि इस तरह के डाइट से कार्बन 14 की लूज होने की मात्रा बदल सकती थी। इसे ध्यान में रखते हुए नए रिजल्ट से पता चला कि स्केलेटन लगभग निश्चित रूप से रिचर्ड की मृत्यु के समय का ही था।
एट द सेम टाइम डीएनए टेस्ट के रिजल्ट्स भी आ गए और उसने माइकल और उस स्केलेटन के बीच एक क्लियर मैच दिखाया, जिससे ये साबित हो गया कि ये स्केलेटन रिचर्ड का ही था। और आखिरकार 527 साल बाद किंग रिचर्ड 3 की तलाश फाइनली खत्म हुई। आपकी इस अमेजिंग डिस्कवरी के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली बेहतरीन वीडियो में। जय हिंद।